बुलडोजर उस पे चलेगा जो आताताई है, दुराचारी है, जो दुष्ट है, जो कमीशनखोर है, जो घूसखोर है। और इस समय भारतीय जो तेजस्वी जी क्या बोलेंगे, तो जात पात की राजनीति कर रहे हैं। अभी तक क्यों नहीं परंपरागत, जब एक ही सिर्फ उन्हीं के घर में यादव है, अब बिहार के यादव नहीं है क्या, और दूसरा को सीएम बनाएंगे वो? पिछली बार जब तेजस्वी यादव ने एक फोटो ट्वीट किया था जहां वो मछली खाते हुए दिख रहे थे सावन के महीने, तब आप लोगों ने खूब धमाल मचाया। अभी एक तस्वीर आ रही है, ललन सिंह जेडीयू के जो कोटे से मंत्री हैं वो मटन पार्टी कर रहे हैं। आप अबू धाबी में, दुबई में जाइए, बड़ा मंदिर है स्वामी नारायण का, वहाँ कोई विरोध नहीं। लेकिन भारत में सुनिए, भारत में राम मंदिर बनाने के लिए 500 वर्ष तक लड़ना पड़ा था। बिहार का जो यादव समाज है वो तो लालू यादव को ही अपना एक क्षेत्र नेता मानता है, तब तेजस्वी को मानने लगा है। और लोकसभा में वो मुझे कहीं से भी लड़ा दे पार्टी, मैं लड़ने को तैयार हूँ। मैं ढाका से पीछे नहीं हट रहा हूँ। आपने कहा था कि मैं बीजेपी का था, बीजेपी का हूँ और बीजेपी का रहूंगा, है ना? और आप बागी के चुनाव लड़े लेकिन आपको पार्टी से निकाला नहीं गया, तो क्या ये मान लिया जाए कि बीजेपी आपको इस बार टिकट देने जा रही है? वहाँ अगर योगी आदित्यनाथ जी आज उत्तर प्रदेश के सीएम है ना, तो कल कोई उनका चेला सीएम नहीं बनेगा, वहीं तक लिमिट रहेगा। लेकिन आप जिस राज्य में हम लोग बैठ के, बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी थे, उनकी पत्नी आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी बनी, और आज उन्हीं के कुल से उनके बेटा तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनने के लिए थे। आपको भी लगता है कि देश को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? जब जब हिंदू जब जब बटा, जब जब घटा, और जब जब घटा जब जब कटा। जब सफल कथावाचक थे, आपको 9 साल की उम्र में वैराग्य प्राप्त हो गया, तो फिर राजनीति में फिर क्यों आना हुआ? क्या वो पद पावर है, या योगी आदित्यनाथ को देख करके या कुछ और शब्दों को देकर लगा हुआ कि भाई बहुत भौकाल है राजनीति? इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल को, यह देश है तुम्हारा, नेता हो तुम ही कल के। लेकिन नेता तो दुनिया का रंजसाना, और कुछ न मुंह से कहना, सच्चाइयों के बल पे आगे की ओर बढ़ते रहना। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं तिलक ला कर राजनीति किया हूँ, मैं टोपी ला कर राजनीति कभी नहीं कर सकता। हाल फिलहाल में जाना हुआ, वो तो आपको पकड़ के कहेंगे कि आप कहाँ से हैं, आप मराठी बोलिए। मराठी नहीं बोलेंगे तो आपके साथ बात की जाएगी। मला मराठी ले छाने थे कोन कुसंगत पाई न साही। आजाद चौक पे ही थोड़ा आप अंदर जाएंगे, करीमिया मदरसा है, और उस मदरसा के बगल में ही मेरा पुराना घर, गृहस्थ जीवन का। योगी जी, एक सवाल आपसे है कि आपका निवास स्थान ढाका है, लेकिन आप कह रहे हैं कि हमारा जो फेवरेट सीट है वो चिरैया है, तो क्या आप चिरैया से पीछे हट रहे हैं क्योंकि वहाँ मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा है? तो आप क्या सेफ सीट चिरैया को मान रहे हैं? प्रशांत किशोर एक राजनेता है, वो तो कह रहे हैं कि जेडीयू को 25 सीट भी नहीं आएगी। अब सवाल ये उठता है कि अगर उनको 25 सीट नहीं आएगी तो फिर आप लोग भी सरकार तो नहीं बन रही है। लेकिन आपकी पार्टी पर ये आरोप भी लगता है कि वैश्य समाज जो बीजेपी का परंपरागत वोटर रहा है, हर जाति कभी कभी छुटका है कहीं न कहीं, लेकिन वैश्य समाज बीजेपी के साथ आज से ही जमाने से मजबूती से खड़ा है। लेकिन लोकसभा चुनाव में देखा गया कि बीजेपी ने वैश्य लोगों को ज्यादा टिकट दिया नहीं। नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। द बिहार टॉक के इस खास पॉडकास्ट सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस सीरीज में हम बिहार के तमाम सियासतदानों से मुलाकात करेंगे। उनके राजनीतिक जीवन के बारे में तो अक्सर खबरें चलती रहती हैं, विश्लेषण भी आप देखते रहते हैं। यहाँ पर राजनीति से इतर भी बातें करेंगे, उनके जीवन और उनके नजरिए को समझने की कोशिश करेंगे। इस पॉडकास्ट की शुरुआत जो है वो योगी अखिलेश्वर दास हमारे साथ हैं। योगी अखिलेश्वर दास, इनको बिहार का योगी कहा जाता है। आपने उनके बहुत सारे वीडियोस भी देखे होंगे, जहाँ पे जो बीजेपी समर्थक बिहार के हैं वो उन्हें बिहार का योगी कहकर बुलाते हैं। शिवहर का लोकसभा चुनाव आपको याद होगा, बीजेपी से टिकट चाहते थे, लेकिन तब भी कहा था कि मैं बीजेपी का था, बीजेपी का हूं और बीजेपी का रहूंगा। और इस बार जो खबरें हैं ये है कि चिरैया से उनको विधानसभा का जो है टिकट मिल सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं योगी अखिलेश्वर दास। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी खूब खूब धन्यवाद। सबसे पहले आप अपने जीवन के बारे में बताइए, क्योंकि हम राजनीति पर भी आएंगे, सेगमेंट है उसका, 2-3 सेगमेंट है। पहले हम निजी जीवन से शुरुआत करते हैं, या आपका जो व्यक्तिगत जीवन है अपने बारे में बताइए पहले कुछ। आप कहाँ से हैं? हालांकि हमको तो पता है, बट जनता को बताइए, फिर उसमें हम आपसे सवाल करेंगे। मेरा जन्म आप यही बिहार राज्य के ढाका रामचंद्र, ढाका को सब ढाका बोलते हैं, लेकिन मूलतः तो उसका नाम ढाका रामचंद्र ढाका है। रामचंद्र ढाका, रामचंद्र। ऐसे हम लोग ढाका कहीं भी सुनेंगे तो आप ढाका बोलेगा, लेकिन उसका नाम रामचंद्र ढाका है। रामचंद्र ढाका आजाद चौक है, जो मौलाना अबुल कलाम के नाम से आजाद चौक है। आजाद चौक पे ही थोड़ा आप अंदर जाएंगे, करीमिया मदरसा है, और उस मदरसा के बगल में ही मेरा पुराना घर, गृहस्थ जीवन का। जो मेरा जन्म है ढाका में है, जो पूर्वी चंपारण जिला में आता है, मोतिहारी में, और वो लोकसभा शिवहर में आता है।
मेरा जन्म 27/7/1994। आप, मैं रिसर्च कर रहा था तो आप वैश्य समाज से आते हैं। जी जी। तो फिर चूंकि ये कहा जाता है कि अगर योगी हैं तो ब्राह्मण समाज से ज्यादा होने की संभावना होती है, तो फिर ये इत्तेफाक कैसे हुआ कि आप वैश्य समाज से हैं और फिर आप जो है संत बन गए? देखिए, साधु का बहुत अच्छा आपने क्वेश्चंस किया, और बहुत दिनों से बहुत सारे चल रहा है कि इस भेष में सिर्फ ब्राह्मण ही रहते हैं क्या, क्या ये और कोई नहीं रहते हैं। तो ये बहुत इतिवेद बदंती न दंत कथा, ये सब दंत कथाएं हैं। ऐसा कहीं वेदों में ये नहीं है कि सिर्फ ब्राह्मण ही साधु बन सकते हैं, और अन्य हैं बहुत सारे बातें जिस पे बोलना उचित नहीं है, लेकिन विषय यह है कि आप वैश्य हैं और आप साधु हैं। देखिए, मैं बाल्यकाल से बहुत ही कम उम्र में मेरी माताजी का देहांत हो गया, तो आप समझ सकते हो कि जब बच्चा का जब माँ मर जाता है तो उस समय वो शायद अनाथ जैसे फील करता है। तो कुछ दिनों बाद 5-6 वर्ष कितने साल मैं के 5-6 वर्ष का 5-6 साल की आपकी माँ का देहांत हुआ? हाँ, 2 भाई हूँ मैं, मेरा एक छोटा भाई है जिसका नाम ओम प्रकाश है, और आप जो बताया वैश्य से ही है। मेरे पिताजी गृहस्थ जीवन का नाम सुरेश प्रसाद जी हैं, और 2002 में मुझे शायद याद है, मुझे गुरुकुल में पढ़ने के लिए लेके गए थे पिताजी आपके लिए? हाँ, एडमिशन कराने के लिए। उस गुरुकुल का नाम श्री गुरुकुल महाविद्यालय अयोध्या। तो आपके पिता भी आध्यात्मिक किस्म के रहे क्या? क्योंकि जनरली अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए सरकारी विद्यालय में पढ़ाते हैं, देखिए, लेकिन अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाते हैं। तो आपके पिता गुरुकुल ले गए तो क्या मैं बताऊंगा आपको, एक सोच रहा होगा? ढाका में एक दरियापंथी मठ है, दरिया आश्रम, और वहाँ के जो मठ के महंत हैं वो हमारे बाबा जी लगते हैं, यानी जो हमारी दादी थी उनके भाई, यानी हमारे परंपरा चल रही है। अच्छा। देखा जाए एक तरह से तो वो उनका महंत है, महंत भरतदास जी उनका नाम है। तो एक संस्कार वैसा आप ले सकते हैं, और भगत टाइप के। तो पहले से ही एक आध्यात्मिक जीवन रहा मेरा। तो मैं पढ़ने के लिए, मुझे ऐसा नहीं कि गुरुकुल में गए पढ़ने के लिए तो आध्यात्मिक है। गुरुकुल में हर एक प्रकार की पढ़ाई होता है, पहले तो ये स्पष्टीकरण हो जाए। आप जो पढ़ना चाहते हैं सब वो पढ़ाई, जो बाहर पढ़ाई होता है वो अंदर मैथ साइंस भी आप पढ़ सकते हैं। हाँ बिल्कुल, सब कुछ, इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं, बिल्कुल सारे चीज़ गुरुकुल में। बस शर्त है कि वहाँ के संस्कार कुछ और लाए। संस्कृति, वहाँ की संस्कृति अलग है, वहाँ के संस्कार अलग है। ऐसे आप पढ़ते हैं, अन्य जगह जाते हैं तो देखो हॉस्टल में बच्चे लोग रहते हैं, उनका सोने उठने का कोई टाइम नहीं होता। अच्छा, कैसा डिसिप्लिन रहता है गुरुकुल का? गुरुकुल में आप, क्योंकि देखिए मैं बता रहा हूँ, एक परसेप्शन बनता है जो थोड़े धर्म से हट के लोग रहते हैं, साइंस बिलीव को कहते हैं कि चाहे वो गुरुकुल हो या मदरसा हो, यहाँ लोगों को धार्मिक तौर पर कट्टर बनाया जाता है। तो गुरुकुल में जो क्या तरीका था, कट्टरता की पढ़ाई तो मदरसे में होता है, पूरा भारत नहीं पूरा विश्व जानता है। ये जो धार्मिकता कट्टरता जो मदरसे में जो पढ़ाया जाता है, आप अच्छी तरह से जानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं पूरा जिम्मेदारी के साथ बोलूँगा यार, इसमें मुझे बोलने में कोई लाग लपेट भी नहीं है। लेकिन विषय गुरुकुल का आया, गुरुकुल में कोई कट्टरता नहीं है। वहाँ पे तो सनातन का जो मूल वस्तु तत्व है, मूल तत्व जो ज्ञान है, जैसे गुरुकुल में आप पढ़ने जाएंगे, आपका एडमिशन होता हुआ नामांकन जब हो जाता है वहाँ पे, तो अयोध्या गुरुकुल जहाँ मैं पढ़ा हूँ वहाँ पे हम लोग पीला वस्त्र, आर्य समाज का गुरुकुल है, महर्षि दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज के संस्थापक थे। तो उस गुरुकुल में जब जाएंगे आप पढ़ने के लिए तो उसका बहुत डिसिप्लिन है। वहाँ पे सुबह 4 बजे आपको उठाया जाता है। जब हम लोग पढ़े, आपको सुनकर हंसी आएगा, जब हम लोग पढ़ने के लिए गए, अब गांव के लड़का, तो सुबह 4 बजे वहाँ पे पहला 3:30 बजे घंटी बजता है, यानी पहले घंटी में आपको उठ जाना है, दूसरी घंटी में अचेत हो जाना है, और तीसरा में अगर आप नहीं उठे तो आज जो संरक्षक दो है, उस समय हमारे गुरुकुल के भार्गव जी हुआ करते थे, और वो डंडा हाथ में लेते थे महाराज, और वो आपके शरीर पे कहाँ लग रहा है वो नहीं देखते थे। और आर्मी ट्रेनिंग टाइप, बिल्कुल 4 बजे तक बिल्कुल आपको, हाँ कोई नहीं, क्योंकि विद्यार्थी का जो 5 लक्षण है आप पढ़े होंगे, काग चेष्टा बको ध्यानम स्वानिद्रत थयोचा अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी 5 लक्षणम। विद्यार्थी का एक लक्षण बताएगा स्वानिद्रा, यानी कुत्ते की तरह नींद। आप कुत्ते कैसा भी सोए रहो कितना नींद में, लेकिन आप उसके सामने से जाएंगे ना तो तुरंत चेत हो जाता है। की तरह ध्यान, तो सुबह उठना 4 बजे, 4 बजे उठना। ठीक है दास जी, अगला सवाल ये होगा कि आप जो है गुरुकुल से पढ़े, आप ये दावा करते हैं कि 9 साल में आपको वैराग्य प्राप्त हो गया। एक्चुअली वैराग्य होता क्या है? जिस वैराग्य की आप बात करते हैं कि 9 साल में वैराग्य प्राप्त हुआ, लोगों को समझाएं कि वो वैराग्य क्या है, कैसे लोगों से समझा आसान भाषा में। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका यार। देखिए, मैं गुरुकुल में पढ़ा, और वो गुरुकुल मतलब गुरुकुल तो बहुत जगह है, गुजरात में भी है,
लेकिन जिस गुरुकुल में पढ़ा वह श्रीधाम अयोध्या, और अयोध्या के नाम आते ही मेरे अंदर भावनात्मक विषय आता है, क्योंकि मैंने नदियों में सर्वप्रथम और किसी नदी का दर्शन किया हूँ तो सरयू का दर्शन किया हूँ। ग्रंथों में हमने किसी का दर्शन किया है तो रामचरितमानस का दर्शन किया है, यानी रामायण का दर्शन किया है। और देवताओं में किसी छवि को मैंने प्रथम बार देखा हूँ, मतलब होश आवास में, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का देखा हूँ। बैराग कैसे हुआ? जहाँ हम पढ़ते थे गुरुकुल महाविद्यालय में अयोध्या में, अभी फिलहाल में जो वर्तमान में श्री राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद महंत श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज, उनके ही शिष्य विजय रामदास जी हुए। एक गंगा भवन है, छावनी का स्थान है। तो गंगा भवन में विजय रामदास जी महंत हुआ करते थे। कुछ वर्ष पहले उनका देहांत हो गया। वो हमारे चंपारण के ही थे। तो मैं गुरुकुल में पढ़ता तो था, लेकिन अष्टमी को संस्कृत नहीं पढ़ाया जाता है। अष्टमी जैसे हर जगह शनिवार रविवार को छुट्टी रहती है, लेकिन हमारे यहाँ अष्टमी को और प्रतिपदा को। तो अष्टमी को जब छुट्टी होती थी तो मैं गुरुकुल में ऐसे गंगा भवन में आकर और बाबा जी के सानिध्य में रहता था। तो संगत रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा है कि को न कुसंगत पाई न साही, यानी कुसंग में आने के बाद अच्छे खराब हो जाते हैं, और सुसंग में आने के बाद खराब भी अच्छा हो जाता है। तो जब मैं वहाँ पे, तो साधु संतों का सत्संग, और शास्त्र कहता है कि जैसा पियो पानी वैसा होगा बानी, जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन, जैसा संगत वैसा रंगत। तो मेरा संग संतों का रहा। और सूरदास बहुत सुंदर, तो संतों के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। तो मैं जब संतों के संग में रहा, फिर गुरुकुल में जाते रहा, तो हमारे अंदर वैराग्य उत्पन्न हो गए। यह वैराग्य अंदर से आई। अंदर से क्यों आई? कि मैं कथा प्रवचन सब ज़्यादा सुनता था, और हमारे गंगा भवन के सामने ही रामकिंकर उपाध्याय जी रामायण के बहुत अच्छे वक्ता हुए हैं। उन्हें हनुमान जी का स्वरूप कहा जाता था। तो उनके प्रवचन कैसेट में लगता था और वह हर जब कैसेट लगता था तो मैं सुनता था। बाहर आवाज़ आती थी। रामकिंकर जी का रामायण आश्रम कारसेवकपुरम के बगल में ही है। तो उनमें एक चौपाई आता था कि देह धरे कर यह फल भाई, भजिहा राम शब काम बिहान। बैराग कहाँ से हुआ? देह धरे कर यह फल भाई। बोले यह शरीर का धर्म क्या है? बोले शरीर का धर्म है, यह शरीर जो है संसार का है। तो यह शरीर का धर्म है कि संसार की सेवा करे, क्योंकि यह शरीर पिता के वीर्य से उत्पन्न हुआ है। तो शरीर का धर्म है भाई माता पिता की सेवा करना। लेकिन आत्मा का धर्म क्या है? आत्मा का धर्म है परमात्मा का भजन करना। विष्णु जी माफ करिएगा, अगला सवाल ये होगा कि आपको वैराग्य प्राप्त हुआ, आप जो है वो संत रहे, तो फिर राजनीति की तरफ अचानक आप कैसे शिफ्ट कर गए? लोग कहते हैं कि आप योगी संत थे, आध्यात्मिक थे, कथा वगैरह करते रहते हैं आप, तो फिर राजनीति की तरफ शिफ्ट हुए। तो लोग कहते हैं कि देखिए कुछ लोग हैं वो पद के लिए, पावर के लिए, वो जो है योगी पर यही आरोप लगाते हैं विपक्षी पार्टी वाले। देखिए पहले तो मेरा कोई बैकग्राउंड राजनीतिक, मेरी खानदानी कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं रहा है। और जहाँ से मैं बिहार, तो 2021 से मैं ज़्यादा एक्टिव हो गया हूँ। इसके पहले जो मेरा मूलतत्व स्थान है महाराष्ट्र के परभनी जिले के परभनी। मैं ये सवाल पूछने वाला था आपसे कि आप तो कहते हैं कि हम जो है वो शिवहर से हैं, इन पूर्वी चंपारण से हैं, गाड़ी में आपका जो है वो मराठा वाला नंबर है महाराष्ट्र का। लोग कहते हैं कि ये तो महाराष्ट्र का है। मैं उनको क्या सफाई दी? लोग पूछते हैं ये तो महाराष्ट्र के हैं, ये कैसे कहते हैं कि हम जो है वो बिहार के हैं? तो देखिए बैराग जब होने के बाद हमारा ऐसे गुरु स्थान में आपको विस्तार से बताता हूँ। जब गुरुकुल से जब हम 2005 में अयोध्या से गए थे, तो सर्वप्रथम हैदराबाद का पुराना नाम भाग्यनगर है, भाग्यनगर। और वहाँ पे भाग्य लक्ष्मी का मंदिर है चार मीनार के नीचे। वो भाग्यनगर नामपल्ली रेलवे स्टेशन है, और रेलवे स्टेशन के पास ही प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हनुमान जी का मंदिर है, जिसको बालवीर हनुमान मंदिर के नाम से जाना जाता है। वहाँ मेरा गुरु स्थान है ओरिजिनल। मैं वहाँ दीक्षित हुआ हूँ, वह गुरु स्थान हुए मेरा। वहाँ मुझे बैराग हुआ। 2009 में मैं परभनी में गया।
अखाड़ा के द्वारा हम दिगंबर अखाड़े के बैरागी साधु हैं। अखाड़ा परंपरा हमारे साधु में होता है, तो दिगंबर अखाड़े के पंच रामानंदीय दिगंबर श्री अनी अखाड़ा के हम लोग बैरागी हैं। तो वह जो स्थान परभनी में जब गए तो हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान बालाजी मंदिर है, एक बहुत पुराना मंदिर है और उस पीढ़ी के वो 5वीं पीढ़ी के महंत थे। वर्तमान में पूज्य गुरुदेव भगवान थे, उन्होंने मुझे स्वीकार किया और उस मंदिर के अभी 2019 में 2 अप्रैल में बाबा जी बैकुंठ को गमन गए और उस पीठ का मैं 6ठी पीढ़ी का वर्तमान में महंत हूँ। तो महाराष्ट्र मेरा तो क्या अभी भी आप उस पद पे हैं या बिल्कुल आजीवन, जब तक मैं रहूँगा, जब तक मैं महंत रहूँगा, जब तक मैं इस शरीर रूप में अब राजनीति में आ गए, पॉलिटिक्स में आ गए, हो सकता है जिम्मेवारी किसी को राजनीतिक के बिना धर्म अधूरा, धर्म के बिना राजनीतिक अधूरा है। जब तक दोनों का समन्वय न होना, जब तक राष्ट्र और धर्म नहीं चल सकता। ये दोनों का समन्वय होना बहुत ही आवश्यकता है। रही बात आपका महंत, तो महंत एक जैसे घर का एक मालिक होता है। तो आप घर ऑफिसर बन गए, कोई घर पे बाहर चले गए नौकरी करने, तो क्या आप घर के लगा रहता तो घर के आपका मालिक नहीं रहेंगे? बिल्कुल आप रहेंगे। तो मठ जो है, मैं उस मठ का मठाधीश हूँ। आपके इस सवाल पर हम आएंगे, आपसे बहुत लंबी बातचीत करेंगे। अचानक एक सवाल दिमाग में आया, आप कह रहे हैं कि आप महाराष्ट्र में मठ जो कह रहे हैं, क्या कहते हैं उसको? हाँ, महंत हैं, अभी भी आप उस पद पर हैं, आना जाना लगा रहता है। इस वक्त महाराष्ट्र में भाषा विवाद अपने चरम पर है। देखा जा रहा है कि कई बिहारियों को कहा जाता है कि आप मराठी बोलो, वो मराठी नहीं बोलते, उनके साथ मारपीट होती है। क्या कहेंगे इस पर? क्या आपके साथ ऐसा अभी हाल फिलहाल में जाना हुआ? वो तो आपको ही पकड़ के कहेंगे कि आप कहाँ से हैं, आप मराठी बोलिए, मराठी नहीं बोलेंगे तो आपके साथ मारपीट की जाएगी। मला मराठीले छान येते। अच्छा, मराठी आपको आती है? मी मराठी बोलतो। मी 2009 पासून महाराष्ट्रात राहतो, त्यामुळे मला सगळे मराठी करते, पण बोलतो मी। रही बात, मुझे मराठी अच्छी तरह से आती है और मतलब आप बच जाएंगे। हाँ, नहीं, अगर मान लीजिए मनसे के कार्यकर्ता आपको पकड़ लेते नहीं, हैं, ऐसा नहीं है। तो मनसे के कार्यकर्ता ऐसा नहीं है। देखिए, महाराष्ट्र में राज ठाकरे जी का पार्टी का एक स्लोगन है, मी महाराष्ट्राचा महाराष्ट्र माझा, यानी मैं महाराष्ट्र का हूँ और महाराष्ट्र मेरा है। किसी को भी भाषा पे अभिमान होना चाहिए। जैसे यहाँ पे है तो बिहारी भोजपुरी है, मैथिली है, मगही है। हमारे देश में कहा जाता है कि हर एक 12 वर्ष पे पानी और बानी बदल जाता है। तो फिर यहाँ से उतना दूर जाने के बाद तो भाषा का तो है। महाराष्ट्र में भी पुणे की तरफ शुद्ध मराठी बोलते हैं कि तुम्हें कुठे चाल जाता, और अभी परभनी में आए तुम्हें कुठे चाल ले, तो ये भी थोड़ा बदला है। तो भाषा का समान हर जगह है, लेकिन महाराष्ट्र में भाई बहुत दिनों से रह रहे हैं, तो प्रयास कीजिए कि आपको उस भाषा में अगर बात करेंगे, आप वहाँ पे जॉब करते हैं। मेरा सवाल ये था कि जिस तरीके से जबरदस्ती आपको अगर कोई बोलने पे मजबूर करता है, कि आपकी इच्छा होती है कि भाई आपका मन है तो बोले, लेकिन आपको भाव भंगिमा से पता चलता है ना कि जब उनके कार्यकर्ता बोलते हैं कि आप बोलो, तो आप बॉडी लैंग्वेज से वाइब्स आ जाता है कि दबाव बना रहा है। क्या वो दबाव बनाना सही है जो मारपीट की? नहीं, वो तो गलत है। मारपीट करना संवैधानिक देश है, किसी कहीं को भी किसी भी जाने का अधिकार प्राप्त है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मारपीट करना एक गलत है, इसका विरोध सारे पार्टियों ने किया है और मैं भी कर रहा हूँ। लेकिन भाषा, हर एक भाषा पे अपने आप को गर्व होना चाहिए, भाषा का पूरा मान सम्मान रहना चाहिए। हिंदी राष्ट्र की भाषा है, राष्ट्रीय भाषा है, तो अगर वहाँ की भाषा माँ है तो फिर हिंदी जो यहाँ के तो भी तो बहन समान हो ही सकती है, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो मारने पीटने का है ये गलत है। बीच में कुछ दिन पहले ऐसे बहुत सारे वीडियो आए थे, लेकिन पुनः महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सुशासन की सरकार वहाँ भी है बहुत अच्छी तरह से। अभी पूरा सब पे कंट्रोल है और उस पर आपने नीतीश राणे जी ने उस पर अच्छा जवाब दिया है। क्या जवाब दिया? जवाब यह था उनका कि आपने सिर्फ हिंदुओं को टारगेट किया, जो बाहर से जो गरीब है, जो काम करने आए हैं। यह जवाब किसी आप मुस्लिम से जाकर पूछिए जो हिंदी नहीं बोलते हैं, वो मराठी नहीं बोलते हैं, वो हिंदी बोलते हैं। आप उनसे पूछिए, किसी मदरसे में जाकर पूछिए, किसी मस्जिद में जाकर पूछिए, तब आपको पता, तब आप ओरिजिनल भाषा की प्रेमी है। किसी पे आप गरीब लोगों से आप पे पूछेंगे, उसको मारने को डांटेंगे, उसको मारेंगे कि भाई तुम मराठी बोलो। अरे भाई मराठी वो बोले, मराठी का सम्मान करे, लेकिन जिसको आता ही नहीं है वो कैसे बोल पाएगा? लेकिन महंत जी, विपक्षी पार्टी आरोप लगाती है, एक तरफ उद्धव ठाकरे जी, राज ठाकरे जी ठीक है भाषा को लेकर जो है वो कहा नफरत पैदा करते हैं, फिर आप लोग धर्म के नाम पे भी तो बयान देने लग जाते हैं कि मुसलमान से पूछो, चाहे मुसलमान हो या फिर वो भाषा के नाम पे जिस तरह से दबाव बनाया जाए, तो गलत है ना? मैं रुकूंगा। राज ठाकरे जी की पार्टी मन से अभी तक आपने जितना वीडियो देखा होगा, वो किसी भी अन्य लोगों से, सिर्फ हिंदू समझ लीजिए, किसी भी आप मुस्लिम के लोगों से जाकर वो कभी नहीं पूछे हैं। ये बिल्कुल सीधा कड़वा है लेकिन सच है।
आप इसको राष्ट्र और धर्म से नहीं जोड़ नहीं, सकते। मैं इसे राजनीति से जोड़ रहा हूँ। राजनीति से कि जोड़ आपका रहा हूँ। हिंदू वोट बैंक है, हाँ। तो आप कह रहे हैं मुसलमानों से पूछो, हाँ। उनको वहाँ मराठी के लोगों को खुश करना है, हाँ। तो वो बाहर तो से क्या जो लोग गए मराठी तो हैं, नहीं उनसे- तो मराठी क्या तो हिंदू मराठी तो ओरिजिनल हिंदू है, कट्टर हिंदुत्व है। महाराष्ट्र ने महाराज पूरे भारत को अस्मिता प्राप्त की है। मराठा के अंदर भी छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, जिन्होंने इस राष्ट्र के लिए अपने आप को बलिदान दे दिया है। छत्रपति संभाजी के विषय में आप जानते होंगे, कुछ दिन पहले छावा आया था, किस प्रकार 40 दिनों तक उनको तरपा कर मारा गया था। तो आप जो उनको मारा, आप उनसे तो नहीं पूछ रहे हो जाके, लेकिन जो उनके साथ थे कवि कलश, छत्रपति संभाजी महाराज के साथ कौन थे? कवि कलश थे, जो अंततः मरते दम तक भी उनके साथ रहे। लेकिन वो आप हिंदू भाषियों से जिसको जो आता हो तो मराठी बोलते ही हैं, लेकिन जिसको नहीं आता है बेचारा वो कैसे भाषा बोलेगा? तो उस पर इतना क्रूरता से व्यवहार ना हो। अगर ये पूछना ही है तो आप अन्य लोगों से भी पूछिए। आप उन मुस्लिमों के पास भी जाइए, उनसे भिवंडी में चले जाइए, मुंब्रा में चले जाइए, पूछ लीजिए। तो क्या लगता है, आप लोग जो आरोप लगाते हैं कि विपक्षी पार्टियां मुसलमानों का तुष्टीकरण करती हैं, तो उद्धव ठाकरे जो कभी हिंदुत्व का परचम लहराया करते थे, क्या आप लोग ये बता रहे हैं कि उद्धव ठाकरे जी की पार्टी भी मुसलमानों का तुष्टीकरण कर रही है? विधानसभा महाराष्ट्र में जो चुनाव हुआ था, अब महाराष्ट्र में ज़्यादा बोलना उचित नहीं लगेगा, लेकिन आप पूछ दिए तो बोल दो। थोड़ा सा जिक्र हुआ, फिर हम लोग आ जाएंगे। हाँ, महाराष्ट्र जो विधानसभा चुनाव हुआ था उस समय एक मौलाना थे, और उनका जो बयान हुआ था कि मैं इतना आरक्षण दूंगा, ये करूंगा, उनका हाल ऑलरेडी वो बिल्कुल मुस्लिम तुष्टीकरण में ही लग गए, वो मुस्लिमों को साधने के चक्कर में रह गए। शिवसेना का परिचय जो था आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के नाम से था। वह बाला साहब ठाकरे थे, जब राम मंदिर जब बाबरी जब गिरा, जब कोर्ट में उनसे पूछा गया कि भाई तुमने गिरा, तो बोले हो आमचे शिव सैनिकों ने पाड़ ले बाबरी, हमारे शिव सैनिक ने गिराया। तो गर्व के साथ वो कहते थे। तो वो बाला साहब ठाकरे की शिवसेना में और उद्धव साहब ठाकरे की शिवसेना में आसमान धरती का फर्क है। चलिए ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने मूल मुद्दे पर। जी जी, पॉलिटिक्स पर आते हैं, व्यक्ति जीवन के बारे में जिक्र हो गया। जी जी। आपको लोग कहते हैं कि आप बिहार के योगी हैं, और आपका जो वेशभूषा है और जिस तरीके से आप अपनी बात पूरा कर रहे हैं धर्म को लेकर, आपका एक बयान भी है कि धर्म के बिना राजनीति और राजनीति के बिना धर्म अधूरा है। जब तक दोनों का समन्वय नहीं होगा तब तक राष्ट्र आगे नहीं बढ़ेगा। इन बयानों से लगता है कि आप बिहार का योगी बनना चाहते हैं? देखिए, मैं योगी हूँ तो बनने का तो विषय ही नहीं है, और बिहार के योगी तो प्रेम से प्यार से उत्तर लोग, प्रदेश की योगी आदित्यनाथ से आपकी तुलना कर रहा हूँ मैं, उससे प्रेम की बात कर रहा हूँ। वो प्रेम से लोग बोलते हैं एक महात्मा हूँ, एक बैरागी हूँ, सन्यासी हूँ, तो योगी तो हूँ मैं, कर्म से तो मैं योगी हूँ और कपड़े से भी योगी हूँ। लेकिन बिहार में जो आपने पूछा, आपके लोग बिहार के योगी कहते हैं, एक कपड़ा देखने के बाद एक भारत में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के पास बाद एक ट्रेंड चल गया कि कोई भी महात्मा को ऐसे देखे राजनीतिक में आए तो उसी योगी बोला जाता है। महात्मा ऑलरेडी योगी ही होता है, उसको आप किसी अन्य चीज़ों से नहीं जोड़ सकते हैं। आप तो शिवहर लोकसभा चुनाव में बुलडोजर पर चढ़कर नामांकन किया था। मेरा चुनाव तो चिन्ह मैसेज तो फिर वही जाएगा ना लोगों में। मेरा चुनाव राजनीति में आप कहते नहीं, आप संकेत देते हैं। आपने बुलडोजर पर चढ़ करके जो है मेरा चुनाव चिन्ह बुलडोजर था, मेरा चुनाव चिन्ह ही बुलडोजर था, तो मैं क्या करूं भाई? जो मेरा निशान था वो तो मैं लोगों तक बताऊंगा ना। डेस्टिनी इशारा कर रहा है क्या? अब आपका चुनाव चिन्ह भी मिल गया तो फिर लोग कहेंगे डेस्टिनी भी वही है। मैंने उस समय एक बयान दिया था कि बुलडोजर उस पे चलेगा जो आताताई है, दुराचारी है, जो दुष्ट है, जो कमीशन खोर है, जो घूसखोर है। और मेरे जैसे लोग जब राजनीति में आएंगे ना, जैसे आप बताए कि आप एक तो धार्मिक है, धर्म गुरु है, आप देखिए हमारे जैसे लोग जहाँ जहाँ राजनीतिक में हैं वहाँ अगर योगी आदित्यनाथ जी आज उत्तर प्रदेश के सीएम है ना, तो कल कोई उनका चेला सीएम नहीं बनेगा, वहीं तक लिमिट रहेगा। लेकिन आप जिस राज्य में हम लोग बैठ के, बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी थे, उनकी पत्नी आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी बनी, और आज उन्हीं के कुल से उनके बेटा तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार है। तो आप लोग थोड़ा सा कम है, वहाँ मुख्यमंत्री में परिवारवाद है, तो आपकी भी पार्टियां तो कई ऐसे मंत्री हैं जिनके बेटे ही चुनाव लड़ रहे हैं, विधायक का बेटा चुनाव लड़ रहा है, तो आप ये मानते हैं परिवारवाद है? आप लोग में थोड़ा कम लोग आप महात्मा पे, आप योगी पे आए हैं। हाँ। पहले आप इस पे सुन लीजिए। हाँ। हमारे जैसे व्यक्ति जहाँ पे रहेंगे वहाँ परिवारवाद नहीं होगा। मैं आदित्यनाथ जी महाराज, उनके बाद कोई उनका कोई है कि उनका सीएम बने, उनका कोई उत्तराधिकारी, कोई उनका जो शिष्य होगा शायद उसकी इच्छा होगी, तो ऐसा नहीं कि उसको लाया जाएगा। साक्षी महाराज हैं,
मध्य प्रदेश उमेश नाथ जी है, साध्वी निरंजन ज्योति जी थे, उमा भारती जी। आप अपनी बात कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं भाई, मेरी बात जब करता हूँ। मैं योगी हूँ, हमारे बच्चे नहीं है तो मैं ही सिर्फ रहूंगा। मैं ही रहूंगा। मेरे और बच्चे हमारे मानेंगे। जैसे व्यक्ति जब राजनीति में रहेंगे तो एक राजनीतिक पारदर्शिता हो जाएगा, एक साफ सुथरा छवि होगा। लोग कहते हैं ना, अच्छा, एक सवाल आता है, क्या राजनीति में आने से पहले का प्लान था क्या, मतलब कि राजनीति में जाना है तो सन्यासी है? नहीं, तो नहीं, एक नैरेटिव देखिए- बनेगा ना, क्योंकि देखिए नैरेटिव क्या, नैरेटिव ये है, जो जनता में नैरेटिव है कि सन्यासी है तो ये किसके लिए पैसा बचाएगा। तो लगता है कि ये चीजें आपके पक्ष में काम करेगी, क्योंकि एक पर्सन देखिए मैं आज से नहीं, मैं जब बहुत छोटा था ना हम्म, तो मैं एक बहुत अच्छा कथाकार भी रहा हूँ। हम्म। मेरा पहले मैं कथा भी करता था। अच्छा, तो कथा में किस मतलब राम कथा में, राम कथा किया? हाँ, राम कथा, भागवत कथा, शिव महापुराण में बहुत जगह किया हूँ। आप यूट्यूब पे योगी अखिलेश्वर दास सर्च करेंगे तो मेरे सारे कथाएं आपको दिखिएगा। कथा करते करते हमारे बहुत सारे शिष्य यजमान राजनीति से जुड़े हुए, लेकिन हम बहुत लोगों से मिलने के बाद मेरे मन में भी आया कि हम भी कभी राजनीति करेंगे, लेकिन यह नहीं सोचा था कि मुझे महाराष्ट्र से चलकर पुनः अपने जन्मभूमि पर आकर चुनाव लड़ना पड़ेगा। ये कभी मैंने माइंड नहीं किया था। अचानक चुनाव लड़ना चाहते थे? मैं महाराष्ट्र सोचा से ही? हाँ, महाराष्ट्र से लड़ूंगा। हाँ। लेकिन जहाँ आप महाराष्ट्र का तो आप समझ ही सकते हैं किस प्रकार प्रांतवाद, जातिवाद है। मैं वहाँ महंत हूँ, मठाधीश हूँ, ये तक लिमिट है। लेकिन तो क्या लगता है कि वहाँ के लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्या? क्योंकि अब जब हिंदू है ही तो फिर एक्सेप्ट करने में क्या दिक्कत है? तो आप लोग कहते हैं कि सारे नहीं, हिंदू लेकिन हैं। प्रांतवाद आ जाएगा ना फिर। भाई यहाँ ये भी बिहार के हैं, कुछ हाँ, नहीं है तो। और भाई यहीं अगर कोई बाहर के व्यक्ति आके लड़ ले, जॉर्ज फर्नांडिस लड़े थे वो बात अलग था। हाँ। लेकिन अभी जैसे कोई आप शिवहर में कह रहे थे कि बाहरी बनाम मंत्री की लड़ाई है। बिल्कुल बाहर- बिल्कुल, हाँ। तो आप एक्सेप्ट करेंगे तो फिदा शर्त है। तो हाँ, हमको कैसे एक्सेप्ट करेंगे? हम धर्म गुरु के नाते, महात्मा के नाते, ठीक है भाई, साधु का कोई जाति नहीं है, पंछी की जाति है, कोई गोत्र अच्युत गोत्र है। लेकिन राजनीति में दिक्कत होता है वहाँ महाराष्ट्र में। हाँ, तो वो विषय नहीं, वो मेरे धर्म गुरु हो, वो मेरी श्रद्धा के स्थान है। लेकिन राजनीतिक मैं बिहार से करता हूँ। तो मुझे लगता है मेरे जैसे व्यक्ति को राजनीतिक में आना बहुत ही जरूरी है। लोग बोलते हैं राजनीति करने वाले सब गलत ही होते हैं। अरे भाई, अच्छे लोग आना बंद हो गए हैं, इसलिए राजनीति में गलत लोग पैदा हो गए। जब अच्छे लोग आना शुरू होंगे तो गलत ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। अब एक सवाल आपसे ये रहेगा कि ये खबर है कि चिरैया विधानसभा से आपको जो है वो टिकट मिल सकता है। शिवहर का लोकसभा चुनाव में आपको बीजेपी ने टिकट नहीं दिया था, जो भी कारण, जेडीपी खाते में सीट चली गई। आप बागियों के चुनाव लड़े और उस वक्त कहा था, टिकट पहले मेरे सवाल पूरा बोलने दीजिए। ये आपने कहा था कि मैं बीजेपी का था, बीजेपी का हूं और बीजेपी का रहूंगा, है ना? और आप बागियों के चुनाव लड़े, लेकिन आपको पार्टी से निकाला नहीं गया। तो क्या ये मान लिया जाए कि बीजेपी आपको इस बार टिकट देने जा रही है? क्योंकि अगर कार्रवाई करना होता कर चुकी होती। आप तो खुल करके पार्टी ये संगठन में जो मैं कपड़ा पहना हुआ है कौन से कलर का है? भगवा कलर का। और देश में हमारे जैसे लोगों को क्या कहा जाता है कि भगवाधारी है, तो ये बिल्कुल संघ वाले हैं, ये बीजेपी वाले हैं। आप नहीं हैं तो भी आपको मतलब बोला जाएगा। मेरा कहने का मतलब यह है, मैं लगातार 5 वर्षों से शिवहर में मैंने मेहनत किया। 5 साल से संगठन के लिए आप काम बिल्कुल जमीन पे मैंने मेहनत किया। रनिंग हमारे सांसद थी आदरणीय रमा देवी जी, 3 बार सांसद थी, तो उम्र के हिसाब से तो लगता था कि ये शायद टिकट परिवर्तन होगा। देखिए पूरे बिहार में, ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ा मैं जा रहा हूँ आपको बोलने, 12 करोड़ की आबादी है और राजनीतिक में पूरे बिहार में 20 साल बाद कहीं 15-20 वैकेंसी आता है। ध्यान दीजिएगा, कहीं कोई 4 बार से विधायक है, कोई कभी 3 बार से सांसद है, कहीं कोई 5 बार से विधायक है। लेकिन 12 करोड़ लोगों में और राजनीतिक जीवन में 15-20 साल में कोई 15-20 वैकेंसी निकलता है। तो मुझे लगा शिवहर इस बार वैकेंसी निकलेगा और पार्टी उसको भरेगा। तो पार्टी उस वैकेंसी को मेरे सुनिए अखिलेश्वर दास जी, हम आपका कुछ रिसर्च कर रहे थे, तो आप बहुत स्लाइटली हल्के में जिक्र कर रहे थे कि रमा देवी जी का टिकट कट गया उनके लिहाज से, या एक और जिक्र कर रहे थे। आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं, लेकिन एक आरोप बीजेपी मेरे खून में है। आपके खून में, आप सिर्फ जुड़े हुए नहीं है, आपके खून में है। लेकिन आपकी पार्टी पर यह आरोप भी लगता है कि वैश्य समाज जो बीजेपी का परंपरागत वोटर रहा है, हर जाति कभी न कभी छुटका है कहीं न कहीं, लेकिन वैश्य समाज बीजेपी के साथ आज से ही जमाने से मजबूती से खड़ा है। लेकिन लोकसभा चुनाव में देखा गया कि बीजेपी ने वैश्य लोगों को ज्यादा टिकट दिया नहीं। ये परसेप्शन बना, क्योंकि देखिए राजनीति में क्या होता है ना, सच्चाई अलग चीज है, परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो परसेप्शन बना ये बना है कि भाई वैश्य उसका ट्रेडिशनल वोटर है, वैश्य कोई वोट करे, तो क्या विधानसभा चुनाव में वैश्य
को बीजेपी टिकट देगी, क्योंकि आरजेडी इसके लिए बहुत ही, देखिए 2 वोट बैंक है, कुशवाहा हो या वैश्य समाज हो, जिसपे आरजेडी जो है वो बहुत फोकस किए हुए है। लोकसभा चुनाव में आपने इसका हर्ष देखा, कुशवाहा वोट बैंक शिफ्ट हुआ आरजेडी की तरफ, जिस वजह से नुकसान हुआ। तो क्या, हाँ थोड़ा हुआ, तो विधानसभा चुनाव में तो और हो सकता है जब लोकसभा चुनाव में हो गया तो क्या बीजेपी इस बारे में विचार गहन मंथन कर रही है? आप उस समाज से आते तो क्या कहना चाहेंगे? वह पार्टी लेवल की बात है, लेकिन वैश्य वोट परंपरागत भारतीय जनता पार्टी को वोट देते आई है, और जब से मोदी जी आए हैं तब से वैश्य आंख मूंद कर, बिहार में देखिए शिवहर में वैश्य का सीट था, सीतामढ़ी वैश्य थे, दोनों टिकट आपने काट लिए, दोनों टिकट स्वर्ण को दिया। अब आप बोलेंगे बाबा जी आप सन्यासी हो तो जातिवाद पे क्यों बोल रहे हो, लेकिन ये बोलना जरूरी है। दोनों टिकट कटी, लेकिन वैश्य वोट नहीं कटा, टिकट जरूर कटा लेकिन वैश्य वोट नहीं कटा। वैश्य अपनी परंपरागत वोट बीजेपी को दिया है ना। तो उस समय एनडीए गठबंधन में कुछ बदलाव हुआ, टिकट कटी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वैश्य को दरकिनार कर सिर्फ बीजेपी, आरजेडी या कांग्रेस या वीआईपी या मतलब जो बिहार में जितने पार्टियां, रालोसपा, एलजेपी चलेगा। कोई भी पार्टी अगर ऐसा सोचता है कि मैं करूंगा तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल होगा। और अब वैश्य पहले वाला वैश्य नहीं रहा, अब वो अपने अधिकारों के लिए लड़ना वो जानता है। लोकसभा के चुनाव में मोदी जी के चेहरा था बिहार में, ध्यान में रखिएगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मैं समझ गया, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ठीक है लोकसभा चुनाव में मोदी चेहरा थे तो लोगों ने वोट किया, लेकिन अब जब उनको सही प्रतिनिधित्व मिलेगा तब वैश्य समाज जाएगा, नहीं तो फिर वो अपने क्षेत्र के नेता के पक्ष में जाएगा। आप ये कहना चाह रहे हैं, और उसको ये लगना चाहिए कि हाँ पार्टी में सम्मान दे रही है, आप ये कहना चाहते हैं? यानी ये कह रहे हैं बीजेपी हमें सम्मान दे? नहीं, बीजेपी तो हमें सम्मान दे ही रही है। देखिए मैं पार्टी के मतलब गाइडलाइन से अलग जाके मैं चुनाव लड़ा, ठीक। अंततोगत जो मुझे चुनाव लड़ाने वाले कौन थे, मेरे कार्यकर्ता थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। सबने कहा बाबा जी, और मेरे जगह पे मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, मैं आपको रोक रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ आपको क्या लगता है पर्सनली? मैं वहीं पे आ रहा हूँ, सवाल एक रिलेटिव उस पे जोड़ दीजिएगा। देखिए आपको क्या लगता है कि बीजेपी, आपने बागियों का चुनाव लड़ा, बीजेपी काफी डिसिप्लिन पार्टी है, सख्त पार्टी है, वो एक्शन लेती है, आप पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ, और अब खबर ये चल रहा है कि आपको चिरैया से वो चुनाव टिकट देने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है ऐसा बीजेपी ने क्यों किया? खबर क्या है वो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन खबर क्या है, नाम चल रहा है, मैं देखिए, हाँ खबर क्या है, देखिए मैं पुनः बोला हूँ, मेरे खून में भगवधारी हूँ मैं, और भारतीय आजीवन जब तक प्राण है, जब तक मैं भाजपा में रहूंगा, ये ऑन रिकॉर्ड कैमरा पे बोल रहा हूँ मैं। टिकट मिले नहीं मिले वो दूर की बात है, टिकट मांगना वो मेरी पार्टी, वो मेरे घर है, वो लड़ाई झगड़ा करना बोलना वो हमारी आपसी मैटर है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप निर्दलीय लड़ लेंगे लेकिन दूसरी पार्टी में नहीं जाएंगे? बिल्कुल, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ बिल्कुल। मैं लोकसभा में आपने लड़ा, हाँ तो मैं किसी पार्टी में ये कह रहे हैं कि मैं निर्दलीय लड़ लूंगा कार्यकर्ता के कहने पे, लेकिन अलग पार्टी में नहीं। ये अगर दूसरे पार्टी ये सोचे कि मैं बाबा जी को डोरा डाल दूंगा, ऐसा करूंगा, तो सारे पार्टी को मैं क्लियर कट बोलना चाहता हूँ, हमारे खून में है, हम स्वयंसेवक है संघ के, और महाराष्ट्र में जितना स्वयंसेवक, जितना शिष्ट से रहते हैं, उतना भारत में अन्य जगह नहीं रहा जाता है। चलिए, आपने इसका जिक्र किया तो अचानक एक सवाल याद आ गया। मोहन भागवत ने एक बयान दिया कि जो भी 75 साल के हो गए हैं उनको राजनीति से संन्यास लेना चाहिए। क्या आपको ऐसा लगता है कि बिहार में कई ऐसे बीजेपी के विधायक हैं जो 75 इयर्स क्रॉस करने वाले हैं? आपको व्यक्तिगत तौर पर क्या लगता है कि उन लोगों का टिकट कटना चाहिए और आप जैसे युवाओं को टिकट मिलना चाहिए? क्या इस पे आपका? युवाओं को राजनीतिक में, चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, उनको मौका मिलना चाहिए। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे 66%, सही बोल रहा हूँ शायद मैं, तो 66% युवा है। तो कहीं ना कहीं आप हमेशा परंपरागत सीट को आप कब्जा कर ले रहे हैं, और सिर्फ युवाओं को, यही नहीं कि आपकी बाल बच्चा है, आपका बेटा है तो आप राजनीतिक में, आप ऐसे युवाओं को भी स्थान दो जो राजनीतिक में हैं, जो पार्टी के लिए कर्मठता से कार्य करता है। इसलिए युवा को आगे आना चाहिए। और जागो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, हम लोग राष्ट्रीय गीत में गाते थे। क्या थोड़ा समझा दीजिए। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल को, यह देश है तुम्हारा, नेता हो तुम ही कल के, दुनिया का रंग सहना और कुछ न मुंह से कहना, सच्चाइयों के बल पे आगे की ओर बढ़ते रहना, रख दोगे एक दिन तुम संसार के बदल के, इंसाफ के डगर पे बच्चों दिखाओ चल के। तो किसी न किसी जीवन में संघर्ष मायने रखता है और संघर्ष का फल प्राप्त होता है। तो क्या आपके संघर्ष का बीजेपी सम्मान करेगी? क्योंकि आप बोल रहे हैं 5 साल से आप संगठन के लिए काम कर रहे हैं, आप ये भी दावा कर रहे हैं कि भाई हम निर्दलीय लड़ लेंगे, किसी पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, तो क्या तो आप लोगों ने लोकसभा में देखा है
क्या अन्य पार्टी मुझे टिकट नहीं दे रही थी? मेरे बहुत लोग आए जिस प्रकार मेरी तैयारी थी, लेकिन हमने बोला इस कपड़े पे दूसरा कोई कलर नहीं चढ़ेगा। जब आप ये बता रहे हैं, हमने तिलक लगा, हम किस पार्टी ने आपको ऑफर किया ये पता चलना चाहिए। अब उस पे बताना ज़्यादा ठीक नहीं रहेगा। लेकिन ऑफर हुआ था। हाँ बिल्कुल। लेकिन आपने क्या कहा, मतलब एक्सेप्ट किया? अभी भी ऑफर है, ऐसा नहीं कि अभी भी तो ऑफर आप क्या नहीं। कहते हैं? लेकिन नहीं, हमने कि बोला वक्त आएगा तो सोचेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं, ये खून वाला लाइन वहाँ कोई पे बदल जाते हैं। बिल्कुल नहीं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं तिलक ला कर राजनीति किया हूँ, मैं टोपी ला कर राजनीति कभी नहीं कर सकता हूँ। इसलिए मैं मान सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ जीने वाला व्यक्ति हूँ। अंतत्वगत्वा तक मैं भारतीय जनता पार्टी का हूँ और पार्टी का ही रहूँगा। लोकसभा जो चुनाव लड़ा, मैं कार्यकर्ताओं के कहने पे लड़ा और कार्यकर्ता के कहने से मैंने समर्थन भी किया। ध्यान दीजिएगा आप, ये बहुत बड़ी मुद्दा क्या है समर्थन शब्द की मतलब क्या? मतलब कार्यकर्ताओं के कहने से मैं चुनाव लड़ा और समर्थन इसलिए किया क्योंकि मुझे और मजबूती से लड़ने के बाद वहाँ पर एनडीए लूज पर जा रहा था। क्योंकि आप ध्यान दीजिएगा, शिवहर का लोकसभा जो चुनाव हुआ है, आरजेडी जब इसके पहले लड़ी है तो 2.5-3 लाख से ऊपर नहीं गए, 2,60,000 से ऊपर नहीं गए, 66,000 70,000 का। लेकिन रामा जब आनंद मोहन जी आए हैं तो देखिए सिर्फ 27,000 का गैप है। जब रामा देवी जीता करती थी शिवहर से तो पहली बार 1.5 लाख से, 2.5 लाख से, 3.5 लाख से, और एनडीए वोट का जो गैप, हाँ वोट का, और इस बार एनडीए जीती है सिर्फ 29,000 से। यानी जितना वोट मुझे मिला है और मैंने वोट बैस का लिया है। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं चुनाव नहीं लड़ता था तो शायद वहां पे एनडीए नहीं जीतता था। आप कहीं से भी एनालिसिस कर लीजिए, कहीं से भी आप पता कर लीजिए। कह रहे हैं कि जो गैप जो कम रहा है, हाँ, अगर हम और जोर लगा देते, हाँ, तो वो गैप कम होकर के वहां से जो है वो मैं सोचा भाई गठबंधन जीत जाता। मोदी जी की सरकार बनने वाले देश में तीसरी बार हैट्रिक लगेगा। सीख गए हैं, कम हुआ तो आप कह रहे हैं कि हम थोड़ा और संघर्ष लड़ भी लिए, फिर क्या आप कह रहे हैं कि हम थोड़ा और मेहनत करते तो लूज छोड़ दिए? नहीं, लूज छोड़ने का कारण यह था, हमने विचार किया कि हम लोग 1990 के दशक में तो नहीं देखे, लेकिन 2004 में जब हम ढाका से मोतिहारी आते थे तो रोड हमें याद है महाराज, 4-4 फीट गड्ढा होता था, 2.5 घंटा लगता था। तो जंगल राज की प्रणेता मैं नहीं चाहता था कि जब मोदी जी की सरकार बने तो यहाँ से लोकसभा के अंदर में कोई राष्ट्रीय जनता दल के यानी महागठबंधन के सांसद रहे। हमने यह विचार किया कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो एनडीए का ही सांसद यहाँ से वो समर्थित करने के लिए जाए। चलिए, योगी आदित्यनाथ तो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। आपको लोग बिल्कुल बनना चाहिए। वही सवाल सुन लीजिए, आपको भी लगता है कि देश को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? 1001% हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए? हाँ, इसलिए बनना चाहिए। इसकी संविधान मैं उसी पे आ रहा हूँ सर, उसी पे आ रहा हूँ। क्यों बनना चाहिए? देखिए, यह भारत की परंपरा बहुत पुरानी हम हिंदुओं का रहा। अभी भारत विश्व में हिंदू कितने देश हैं? एक नेपाल और एक भारत। वो भी नेपाल पहले हिंदू राष्ट्र था, लेकिन संविधान आने के बाद अभी नहीं है, लेकिन उसके लिए वहाँ पे लड़ाई चल रहा है कि हिंदू राष्ट्र बने। मुस्लिम का कितना देश है? मैं खुलकर बोलने वाला व्यक्ति हूँ। 56 देश। तो इस शो में, पॉडकास्ट में ये सोनिया जहाँ खुलकर बोलना है। हाँ, 56 देश है। अन्य देशों में अगर आपको यहाँ से मारा, आज बंगाल की क्या हाल है? आज बंगाल की क्या हाल है? केरला की क्या हाल है? बताइए। लोग योगी जी ये भी कहते हैं। नहीं, सुनिए ना, आप अगर यहाँ से भगाए जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? आप अगर यहाँ से भगाए जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? इसलिए मेरा मानना है कि भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और आगे भी भारत हिंदू राष्ट्र रहेगा। जब है, था और रहेगा ही, तो लेकिन संविधान की मांग क्यों करते हैं? अरे हैं? भाई, भारत हिंदू वोट बैंक को मोबिलाइज करने के लिए भारत में रहने वाला हर एक व्यक्ति हिंदू है। है, लेकिन इसको संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। आप मक्का मदीना में जाते हैं ना हज करने के लिए, तो आपको मुस्लिम कहकर संवैधानिक वहाँ पे संबोधन किया जाता है। आपको हिंदुस्तान से हिंदू यानी यहाँ के जो मुस्लिम जाते हैं वहाँ पे, उनको मुस्लिम शब्द हिंदुस्तानी कहा जाता है। हिंद देश से आए यानी हिंदू। भाई, ओरिजिनल मुस्लिम कौन है? आप अबू धाबी में, दुबई में जाइए, बड़ा मंदिर है स्वामीनारायण का, वहाँ कोई विरोध नहीं। लेकिन भारत में सुनिए, भारत में राम मंदिर बनाने के लिए 500 वर्ष तक लड़ना पड़ा था। यह भारत। जब आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तेजस्वी यादव फिर वही कहते हैं कि ये लोग सिर्फ जो है धर्म की बात करते हैं। अरे महाराज, रोजगार, स्वास्थ्य की बात ही नहीं करते हैं। धर्म जब रहेगा तो ही राष्ट्र रहेगा। ध्यान रखिएगा, हमारा परिचय हमारे धर्म से है, धर्म से है।
और इस समय भारत जो तेजस्वी जी क्या बोलेंगे तो जात पात की राजनीति कर रहे हैं। अभी तक क्यों नहीं परंपरागत, जब एक ही सिर्फ उन्हीं के घर में यादव है, अब बिहार के यादव यादव नहीं है क्या, और दूसरा को सीएम बनाएंगे वो? लालू जी ने क्या बोला कि वो तो कहते हैं, ये सच बात भी है कि यादव वोट बैंक उनके तरफ, उनके पक्ष में रहा है, इसलिए देश ज्यादा बड़े नेता हैं। अरे महाराज सिर्फ, अरे वो दूसरे को भी तो बना सकते हैं ना। सिर्फ आप उस घर में सोने के चम्मच में पैदा हुए खाने के लिए तो ही आप है, दूसरा भी तो हो सकता है ना। बिल्कुल नहीं है। मैं बार बार कहा हूं, हिंदू जब जब बटा जब जब कटा, जब जब हिंदू जब जब बटा जब जब घटा, और जब जब घटा जब जब कटा। इसलिए यह जात पात की राजनीतिक, ऊंच नीच की राजनीतिक, सुनिए, ऊंच नीच की राजनीतिक अब इस देश में नहीं चलने वाला है। भारत के हर एक लोग, भारत में रहने वाले सब समस्त हिंदू है, और दूसरे वाले को भी सोच लेना चाहिए कि आप भारत में रह रहे हैं। आप खाते तो कभी कभी यहाँ के हैं और गाते कभी कभी कहीं। लेकिन बिहार का जो यादव समाज है वो तो लालू यादव को ही अपना एक क्षेत्र नेता मानता है, तो अब तेजस्वी को मानने लगा है। ये आपके बहुत बड़ी भूल है अगर ऐसा आप सोच रहे हैं। ये यादव जो जाति है और जो यदुवंशी है, ये हम मूल तत्व सनातनी हैं। हमारे भगवान श्री कृष्णचंद्र, भगवान श्री कृष्ण जिसका जन्म तो उनका नंद जी के हुआ, लेकिन उनका पालन कहाँ हुआ? चंद्रवंश में, यानी यदुवंशी के यहाँ, देवकी नंदन वासुदेव जी के। तो मेरा कहने का तात्पर्य मूल तत्व जो है यह सनातनी है। और बिहार में जब ये जातिवाद जब करने लगे, पूरे जो अन्य जाति है इनको घृणा से भाव से देखने लगा। कारण जो सहरसा सुपौल जो राजद का गढ़ हुआ करता था मिथिलांचल, आज वहाँ भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट 3 लाख 3.5 लाख की वोटों पर जीता है। कारण ये खुद को अलग समझते हैं। और मेरा मानना है कि यदुवंशी संपूर्ण तत्व, आध्यात्मिक और पूरे सनातनी है। इसलिए लालू जी को या तेजस्वी जी को यह दिमाग से निकाल दे कि आज के युवा और आज के यादव कि उनके बहकाव में आएंगे, वो कट्टर राष्ट्रवादी है, कट्टर सनातनी है। लेकिन योगी जी मान सकते हैं, आपने जिक्र जो किया लोकसभा चुनाव का, लेकिन जब राज्यसभा का चुनाव होता है तब तो वो वोट करते हैं। आप क्या मानते हैं कि जो इस वक्त का यादव युवा है वो सनातनी है और विधानसभा में आपको सपोर्ट करेगा, बीजेपी को वोट करेगा? आज के समय में बहुत सारे ऐसे यादव का सीट है जहां भाजपा जीतती है। बिल्कुल, इससे हम पार्टी से नहीं ले सकते हैं। मेरा विषय यह है कि यदुवंशी प्योर सनातनी है और उसको सनातन से कभी अलग देखा नहीं जा सकता है। लेकिन एक घटना हुई थी योगी जी, जहां पर उत्तर प्रदेश में एक यादव कथावाचक थे। जब पता चला कि वो यादव समाज से आते हैं तो उनकी जो है वो कुछ लोगों ने, जो कहा जाता है तथाकथित ब्राह्मण समाज से थे, पिटाई की कि आपको किसने हक दिया कि आप कथा वाचन करें। तो क्या लगता है कि इस तरह की घटनाओं से आप लोग जो हिंदू धर्म की बात करते हैं, हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, ये विपक्ष को मौका मिलता है? तेजस्वी यादव ने खूब बनाया इसको कि देखो उन यादवों को ही तो, मैं आप जिस अभी यादवों की बात कर रहे थे वो सनातनी है, उन्हीं यादवों को मैसेज दे रहे हैं कि देखिए आप, वो शायद इशारा कर रहे हो कि आप लोग लोकसभा में वोट देते हैं बीजेपी को, देखिए यादवों को ये लोग क्या समझते हैं, हिंदू समझते नहीं। आप हमें जानते हैं मैं किस जाति से आता हूँ, वैश्य। मैं तो ब्राह्मण नहीं हूँ, लेकिन मेरे जितने यजमान हैं, जितने शिष्य हैं, 80% स्वर्ण है। गोपालगंज के बैकुंठपुर में बहुत कथाएं किया हूँ, वहाँ पूरा मेरे ब्राह्मण लोग कथा कराया करते थे। आप यूट्यूब पे देखिएगा, योगी अखिलेश्वर दास सर्च कीजिएगा तो मैं अच्छे कथावाचक, बहुत सक्सेस कथावाचक रहा हूँ। तो व्यक्ति विशेष आप एक के चलते पूरा लोगों को, आप समाज को दूषित नहीं कर सकते हैं। तो पूरे ब्राह्मण समाज को आप ऐसा नहीं कह सकते। हाँ, लेकिन उस समय जो वहाँ पे जो प्रिपरेशन, जो वहाँ पे जो समय था वो कैसा था, विषय कैसा था, वह देखना चाहिए। मानते कि गलत हुआ है, ये गलत नहीं करनी चाहिए। हाँ, वो गलत हुआ, लेकिन कुछ लोगों ने किया, कुछ लोगों ने, और कुछ लोगों के चलते आप पूरे समाज को बदनाम नहीं कर सकते। और ऐसा नहीं है कि सभी ब्राह्मणों ने उसका विरोध किया है, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, अब यही तो सवाल है कि आप खुद बता रहे हैं कि आप बहुत सफल कथावाचक रहे हैं। सवाल फिर से वही आएगा, जब सफल कथावाचक थे, आपको 9 साल की उम्र में वैराग्य प्राप्त हो गया, तो फिर राजनीति में फिर क्यों आना हुआ? क्या वो पद पावर है, या योगी आदित्यनाथ को देख करके या कुछ और शब्दों को देकर लगा हुआ कि भाई बहुत भौकाल है राजनीति की तरफ आना चाहिए? रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता में लिखते हैं कि हवन पूत करमे सुदंड नौ जटा जूट पर ताज, जगत देखने को आएगा सन्यासी का राज। यानी आप ये नहीं बोल सकते कि आप एक बहुत, मैं कथावाचक रहा हूँ, लेकिन मैं पुनः उसी विषय पे आऊँगा, धर्म के बिना राजनीति अधूरा है और राजनीति के बिना धर्म अधूरा है। आज भी हमने कथा नहीं छोड़ा है,
कथा करना हमने कि वो कथा तो भवसागर से पार करने वाली है और मेरा जीवन ही कथा है। और यह स्वरूप का मूल तत्व यही है कि भाई लोगों का उद्धार होना। ठीक है। कथा में मैंने लोगों का उद्धार कराया और राजनीतिक जीवन में सेवा कर कर भी लोगों का मैं उद्धार कराऊंगा। चिरैया विधानसभा से ये चर्चाएं चल रही हैं, अब आप खुलकर अगर बताना चाहें तो बताइए। देखिए, आश्वासन मिला है आपको, जो खबरें हैं वो तो हैं, आप क्या कहेंगे? मुस्कुराहट तो बता रही है कि बात लगभग पक्की है। मैं लगातार 5 वर्षों से काम किया हूँ, लोकसभा चुनाव लड़ा, पार्टी में हूँ। चिरैया में किया या किस विधानसभा में किया, पूरे लोकसभा क्षेत्र में किया? मैं पूरा लोकसभा का नेता हूँ, मैं लोकसभा लड़ा हूँ। इसलिए कहते हैं राजनीति सीट है, आप कह रहे हैं कि 6 सीट है, अब जहां समीकरण बैठे वहां से इनको टिकट दे दीजिए। 6 सीट है वहाँ पे, मैं पूरे 6 सीटों का नेता हूँ, पूरे लोकसभा का नेता हूँ और मजबूती से वहाँ का हम नेतृत्व किया है और मैं कर रहा हूँ, आगे भी करूँगा। लेकिन रही बात चिरैया, 4-5 विधानसभा में चिरैया और विधानसभा है, 6 विधानसभा है। कौन सा विधानसभा ऐसा सीट है जहां आपको लगता है कि वहां से मुझे लगता है तो बेहतर है? चिरैया और ढाका 2 है। रोजा क्या है ये बताइए। देखिए, ढाका मेरा जन्म स्थान है, ढाका में मैंने पूरा लोकसभा ढाका में रहकर लड़ रहा हूँ और राजनीतिक समीकरण में, जातीय समीकरण में भी ढाका पिट बैठता है। अगर आप उस पर बात करते हैं बिहार की राजनीति को मध्य में रखकर, तो मेरी मजबूती के साथ चिरैया पर दावेदारी है और मैं चाहता हूँ कि इस बार पार्टी मुझे चुनाव लड़ाएगी। ठीक है, योगी जी, अगला सवाल ये होगा कि चिरैया के लिए आपको वोट क्यों करें? इसलिए कि आप संत हैं, योगी हैं, बोल्ड राजनीति की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, क्या इसलिए वोट करें कि कोई और वजह है जिस वजह से आपको वहां के लोग? देखिए, वो वजह तो बिल्कुल आप सही बताओ, एक साधु है, सनातनी है, इसके लिए तो वोट करेंगे ही है, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उसके अलावा विकास के मुद्दे हैं, शिक्षा का मुद्दा है, भ्रष्टाचार चरम पे है, रोजगार, बेरोजगार लोग जो बाहर काम करने जाते हैं। भ्रष्टाचार चरम पे, आप एनडीए सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। अरे महाराज, हर एक जगह जो जहाँ का लोकल सिस्टम है ना, आप पूरा बिहार की बात कर रहा हो, क्योंकि मैं महात्मा हूँ तो सच्चाई बोलने की थोड़ा आदत है और उससे आप नकार नहीं सकते हैं। आप ये मानते हैं कि करप्शन है लोकल लेवल पे, तो या आप ये कह रहे हैं कि जो चिरैया में जो छोटी लेवल पे, हाँ, थाने के लेवल पे हो, ब्लॉक लेवल पे हो, जो करप्शन मेरे आने के बाद करप्शन नाम सुनने को ही नहीं मिलेगा। मतलब उसके लिए योगी अखिलेश्वर दास का नाम ही काफी है। हमें आने के बाद किसी को, ऑफिसर को फोन नहीं करना पड़ेगा कि ये कार्यकर्ता इसका काम करो। और राजनीतिक चुनाव जीतने के बाद वो वोट दिया या न दिया, वो सारे उस नेता का होता है, क्योंकि आप वहाँ का नेतृत्व वहाँ के मुसलमान भी आपको? देखिए, मैं पर्सनल किसी का विरोधी नहीं हुआ। देश में मौलाना अबुल कलाम जैसे हुए हैं, अब्दुल हमीद जैसे हुए हैं, मैं उसका विरोधी हूँ जो कट्टरता में आप विश्वास रखते हैं, जो खाते यहाँ के हैं, गाते कहीं और का है। मैं उसका विरोधी हूँ आजीवन और रहूँगा। मैं मुस्लिम का विरोधी। मुसलमान से आपको कोई वैर? मैं जहाँ मेरा घर है, जहाँ ऑफिस है, वो सामने पूरा मुस्लिम का ही घर है महाराज। सुबह शाम थोड़ा इंटरेस्ट है कि आप बोल रहे हैं कि जहाँ आपका जन्म हुआ, तो वहाँ के मुसलमानों से मतलब उनको देख के आपका क्या परसेप्शन है? वो लोग कैसे हैं? आप जो कहते हैं खाते यहाँ के गाते वहाँ के हैं, तो वहाँ के लोकल जो मुसलमान हैं उनके बारे में अभी तक तो हमने वैसा नहीं देखा है कुछ। आपके रिश्ते ठीक ठाक हैं उन लोगों से? मैं सुबह शाम मुझे आके मुझसे नमस्कार करना, चाय पानी पीना, सब हमारे पास आके बैठते उठते हैं। तो जो वहाँ का, इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि जो राजनीति करते हैं ना, संबंध उनका बहुत अच्छा होता है, बस वो नैरेटिव सेट करने के लिए जो है ऐसी बातें करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको पुनः बोला हूँ, अगर वो भी कल गलती करेंगे तो मैं उनके भी विरोध में रहूंगा। मतलब आप ये मान रहे हैं कि आपके इलाके के जो मुसलमान हैं वो राष्ट्रभक्त हैं, देशभक्त? मैं जहाँ मेरा आवास है उसके सामने पूरा अगल बगल में मुस्लिम, बगल में करीमिया मदरसा है महाराज। आजाद चौक भी जहाँ पे मेरा घर है, वो वहाँ मौलाना अबुल कलाम आजाद चौक है। वहाँ से तो वहाँ के मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मतलब वहाँ के जो, मैं आपको पहले क्या बोला, चुनाव के समय आपको वोट किसने दिया नहीं दिया, चुनाव तक महत्व है। जितने के बाद उस क्षेत्र के सारे जनता का आप नेतृत्व करता है तो सबके हुए हैं। ठीक है, अब कुछ सवाल लेते हैं। प्रशांत किशोर एक राजनेता है, वो तो कह रहे हैं कि जेडीयू को 25 सीट भी नहीं आएगी। अब सवाल ये उठता है कि अगर उनको 25 सीट नहीं आएगी तो फिर आप लोग भी सरकार तो नहीं बन रही है। इस प्रशांत किशोर जी क्या कहते हैं, अभी राजनीतिक में आए हैं, 3-4 साल से चल रहे हैं। पहले उनका काम कुछ और था, अभी कुछ और कर रहे हैं। अभी राजनीतिक में जनसुराज के प्रणेता है। उनका ये कहना गलत है। राजनीतिक में हर एक पार्टी के जो लोग होते हैं वो कहते हैं हम इतना सीट जीतेंगे, उतना सीट जीतेंगे। वो कह रहे हैं हमारी सरकार बन रही है, वो उनका कहना है। हम भी बोल रहे हैं एनडीए की सरकार पूर्ण बहुमत से बन रही है। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है।
एनडीए की सरकार बन रही है, नीतीश कुमार लेकिन कितना- ये कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जो कि ब्राह्मण समाज से आते हैं, जो एक नैरेटिव है, तो वो जो वोट कट करेंगे वो एनडीए का ही परंपरागत वोट कट करेंगे, तो नुकसान एनडीए को होगा। ऐसे में फिर महागठबंधन की तेजस्वी यादव बाजी मार सकते हैं। ब्राह्मण वोट परंपरागत भारतीय जनता पार्टी का रहा है। जब देश के प्रधानमंत्री अटल जी थे तब भी, मोदी जी है तब भी, तो यह वोट कहीं जाने वाला नहीं है। अगर वो ऐसा सोचते हैं तो उनका वह सोच है, विचार है। लेकिन एनडीए की सरकार बिहार में पुनः आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक सवाल और है, चूंकि आप हिंदुत्व की बात करते हैं, पिछले बार सावन में एक फोटो वायरल हुआ था जिसमें तेजस्वी यादव मछली खा रहे थे। उस वक्त आप लोगों ने पूरा हिंदुत्व का पर्चा थाम लिया कि ये क्या धर्म विरोधी है या आस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं। अभी जो है एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, दवा के मटन पार्टी हो रहा है, और जेडीयू कोटे से मंत्री हैं ललन सिंह, वो कह रहे हैं कि ठीक है, जिसकी इच्छा है वो खाएगा, जिसकी इच्छा है वो नहीं खाएगा, हम जबरदस्ती खाएं तो बोल नहीं रहे, सबके आस्था का ख्याल जो हम रख रहे हैं। तो आप लोगों की तरफ से चुप्पी क्यों है? तेजस्वी यादव आप अग्रेसिव हो जाते हैं, अभी बीजेपी में एक तरह से चुप्पी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी कुछ दिन पहले जो पार्टी हुआ था, काफ़ी वीडियो इसका वायरल हुआ, हमने भी इस वीडियो को देखा है। लेकिन हमारे भारतीय संस्कृति में सावन के महीने को बहुत ही पवित्र माना जाता है, और बिहार, मुझे लगता है बिहार और झारखंड देवघर बाबा बैद्यनाथ को जल चढ़ाते हैं। तो किस परिस्थिति में पार्टी हुआ वह पता नहीं, लेकिन इस महीने में ऐसे कार्यों से राजनीतिक व्यक्ति को बचना चाहिए। तो तेजस्वी यादव में आप लोगों को परिस्थिति नहीं दिखता है, यहाँ पे आप परिस्थिति ढूंढ रहे हैं कि किस परिस्थिति। मैंने क्या बोल, नहीं, ललन सिंह ने कहा है कि कामाख्या मंदिर जो है वो अभी भी वहाँ बलि चल रहा है, तो वो कह रहे हैं कि हाँ हिंदू धर्म में है, कामाख्या मंदिर है, वहाँ पे अभी भी बलि चल रहा है, तो सावन में बन रहा है, तो क्या इससे एतराज है? वो हिंदू धर्म का ही हवाला दे रहे हैं। हाँ, तो कामाख्या में बलि चढ़ता, बलि की प्रथा है वहाँ, दिन और रात और ये सब कुछ देखा नहीं जाता है। तो वो किस परिस्थिति में, पुनः बोल रहा हूँ, वो किस परिस्थिति में ये पार्टी हुई है? वो चुनाव है, इस परिस्थिति में कर रहे हैं मटन पार्टी ललन सिंह। मैं पुनः बोलूँगा, राजनीतिक व्यक्ति को इस महीने में क्योंकि बचना चाहिए। हाँ। और वो किस परिस्थिति में हुआ है, तो यह उसका जवाब वो सुंदर वही दे सकते हैं। हाँ। योगी जी, एक सवाल आपसे है कि आपका निवास स्थान ढाका है, लेकिन आप कह रहे हैं कि हमारा जो फेवरेट सीट है वो चिरैया है, तो क्या आप चिरैया से पीछे हट रहे हैं क्योंकि वहाँ मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा है? तो आप क्या सेफ सीट चिरैया को मान रहे हैं? क्योंकि आपने लोकसभा चुनाव में कहा था, मुझे याद है, एक बयान दिया था कि मैं संगठन को मजबूत कर रहा था, तो अगर मैं यहाँ से पीछे हट जाऊंगा तो लोग मुझे कायर कहेंगे। तो क्या अब आपका जन्म स्थान है, जहाँ आप जन्म लिए हैं, वहां से आप पीछे हट रहे हैं और एक सेफ सीट पे जाने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहाँ से भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक दोनों जगह बीजेपी का है। ढाका मेरा जन्म स्थान है और वहाँ हिंदू मुस्लिम की राजनीति होती है, आपके कहना सही है, और मैं पीछे नहीं हट रहा हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं शिवहर लोकसभा का नेता हूँ, मैंने शिवहर लोकसभा से चुनाव लड़ा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का अभी उस लोकसभा के अंदर में 4 सीट है रनिंग, मधुबनी, ढाका, चिरैया, रीगा, और 2 एनडीए में। शिवहर लोकसभा में वो मुझे कहीं से भी लड़ा दे पार्टी, मैं लड़ने को तैयार हूँ। मैं ढाका से पीछे नहीं हट रहा हूँ। अगर मुझे ढाका लड़ाती है पार्टी तो इसमें कोई दो राय नहीं है। पार्टी, योगी जी सवाल वही है, अगर पार्टी लड़ाती है, मैं वही पूछ रहा हूँ कि अगर पार्टी लड़ाती है लेकिन आपकी इच्छा जो वो चिरैया पर है, तो क्या अंतर है ढाका और चिरैया? देखिए, ढाका में भी रनिंग विधायक पवन जायसवाल जी है, कार्य कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? हाँ, काम कर रहे हैं। लगता है कि बीजेपी उनको टिकट देगी वहां से, लेकिन चिरैया में रनिंग विधायक है तो हम कैसे बोल सकते हैं कि पार्टी टिकट देगी या नहीं देगी? अभी तक के हिसाब से तो उम्मीदवार ही है वो, क्योंकि भाई जब वो उम्मीदवार जब नहीं कहा जाएगा जब पार्टी किसी और को देंगे। अभी तो विधायक है, वहाँ का नेता है। तो चिरैया मेरा एक सोच है, विचार है, और मैं वहाँ का वोटर हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि चिरैया मेरे लिए बेटर रहेगा। अगर ढाका लड़ाती है तो उससे ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में ढाका विधानसभा में मुझे 10,000 वोट मिला है, चिरैया में मुझे 5200 वोट मिला है। चलिए, तो ये थे योगी अखिलेश्वर दास, जिनके बारे में बिहार के जो बीजेपी समर्थक है, योगी की छवि उनको दिखती है, और जब ये भी इस तरह से नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं कि जब लोकसभा चुनाव निर्दलीय लड़े थे तो बकायदा बुलडोजर पे चढ़ करके जो है इन्होंने नामांकन दर्ज किया था। इनका नाम जो चिरैया विधानसभा से चल रहा है, क्योंकि वहाँ पर ये कहा जाता है कि वैश्य की जनसंख्या लगभग 60,000 के करीब है,
और चूंकि बीजेपी पर यह आरोप लगा लोकसभा चुनाव में कि वैश्य समाज के लोगों का टिकट काटा, जिसमें रामा देवी का टिकट काटा गया, और चूंकि वैश्य समाज जो है वो परंपरागत वोटर रहा है, सुनील कुमार पिंटू का टिकट कटा, हाँ पिंटू जी का टिकट कटा, तो इसलिए सर बीजेपी पर दबाव भी होगा कि जो है वो वैश्य समाज के कुछ अधिक उम्मीदवारों को टिकट दे, ताकि उनका जो परंपरागत वोटर है वो ना बिछड़े। और इसके पीछे वजह क्या है ये भी समझ लीजिए कि आरजेडी दो जाति पर, चाहे वो वैश्य सम्मेलन करवा रही हो, कुशवाहा समाज जब आरजेडी उस पर एक्टिव हुई तो असर क्या हुआ बीजेपी को पता है। इसलिए इस बार के विधानसभा चुनाव में कहा जाता है कि बीजेपी कुशवाहा वोट बैंक पर और वैश्य जाति को अपने पाले में लाने के लिए कुछ उम्मीदवारों को उतारेगी। इसलिए इसमें जो है अखिलेश्वर दास जी का नाम इसलिए आगे आ रहा है क्योंकि सबसे पहले परिवारवाद से बच जाएंगे, दूसरा उनके हिंदुत्व की राजनीति को सेट करेगा, जातीय समीकरण फिट हो जाएगा, और दूसरी बात कि ये संघ से जुड़े हुए हैं और आरएसएस की बीजेपी में क्या भूमिका है ये बताने की जरूरत नहीं है। तो इस पॉडकास्ट के पहले सीजन में हमारे साथ योगी अखिलेश्वर दास जी थे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका बहुमूल्य वक्त देने के लिए। आपका भी खूब खूब धन्यवाद। तो अब इस सीरीज में हम अगले एपिसोड में किसी अन्य जो सियासतदान हैं उनके साथ चर्चा कर रहे होंगे। आपको हमारी बातचीत कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत